बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो पिछले जो 2-3 टॉपिक्स अभी तक कंटिन्यूएशन में हम कर रहे थे इम्यून डिसऑर्डर्स के हवाले से। तो लास्ट जो हमारा जो लेक्चर था हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस का, उम्मीद है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो उसके अंदर जो मतलब अब हम बेसिकली क्या करते हैं, जो शुरू के हमारे लेक्चर्स थे उसमें हम जो नॉर्मल मैकेनिज्म है इम्यून सिस्टम का उसको डिस्कस कर रहे थे। अभी जो नॉर्मेलिटी शुरू की है, तो पहले हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस किए थे और अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की तरफ आते हैं। ना ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जैसे कि नाम से जाहिर है, ये क्या मतलब है? ऑटो मींस सेल्फ, इम्यून इम्यूनिटी, ठीक है जी। तो यानी क्या हुआ, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स एबनॉर्मलिटीज है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि इम्यून रिएक्शंस व्हिच आर डायरेक्टेड अगेंस्ट सेल्फ एंटीजन्स आर नोन एज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स। अच्छा जी, इसके अंदर क्या होता है कि पहले इन डिसऑर्डर्स को पढ़ने से पहले हमें नॉर्मल मैकेनिज्म पता होना चाहिए। ये जब हमारे टी लिम्फोसाइट्स बनते हैं तो आखिर वो करते क्या है, मतलब किस तरह से ये होता है कि दे बेसिकली आइडेंटिफाई दी नॉर्मल सेल्फ एंटीजन्स एंड दे डू नॉट रिएक्ट अगेंस्ट देम। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास जो दो मैकेनिज्म अल्लाह ताला की तरफ से हमें गिवन है, वो क्या है कि हमें एक एबिलिटी दी गई है कि हमारे जो टी सेल्स हैं दे लैक रिस्पॉन्सिवनेस अगेंस्ट देयर ओन एंटीजन्स, यानी जो बॉडी की जो अपनी जो एंटीजन्स होते हैं उनके अगेंस्ट नॉन रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो अल्लाह ताला ने रखी है। अब दैट काइंड ऑफ थिंग, दैट mechanism that takes place has, it is known as the immunologic tolerance। ठीक है जी। इम्यूनोलॉजिक टॉलरेंस का मतलब क्या है? इनएबिलिटी टू रिस्पॉन्ड अगेंस्ट वंस ओन एंटीजन्स। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो इम्यूनोलॉजिक टॉलरेंस होती है ये दो तरह की होती है। एक कहलाती है सेंट्रल टॉलरेंस और दूसरी कहलाती है पेरिफेरल टॉलरेंस। नाउ सेंट्रल और पेरिफेरल से मुराद क्या है, हमेशा याद रखिएगा, हमने पहले भी बात की थी। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेंट्रल, सेंट्रल का मतलब ये होता है कि यूजुअली वो जगह जहाँ पे कोई चीज का जो मैकेनिज्म है वो स्टार्ट हो रहा है। और पेरिफेरल से मुराद यूजुअली हेल्थ सिस्टम के अंदर पेरिफेरी से मुराद सर्कुलेशन दिया जाता है। इफ इट इज पर्टेनिंग टू ब्लड सेल्स, कोई भी चीज की पेरिफेरी से मुराद है कि बॉडी की पेरिफेरी हो गई, बॉडी की आउटसाइड हो गई, बॉडी की आउट सराउंडिंग हो गई, वो पेरिफेरी में आती हैं। लेकिन जब हम ब्लड सेल्स की बात कर रहे होते हैं तो पेरिफेरी से मुराद सर्कुलेशन होती है और सेंट्रल से मुराद वो जगह जहाँ पे सेल्स बन रहे हैं। अब अगर हम आरबीसीज में सेंट्रल पेरिफेरल की बात करते हैं तो जो सेंट्रल है वो बोन मैरो हो जाएगा, पेरिफेरी जो है वो सर्कुलेशन हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से टी लिम्फोसाइट्स की जब हम बात करते हैं तो जो सेंटर है, क्योंकि हम टी लिम्फोसाइट्स की बात कर रहे हैं तो जो सेंटर है वो थाइमस हो जाएगा और पेरिफेरी जो है वो सर्कुलेटिंग ब्लड हो जाएगा। ठीक है जी। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात करेंगे कि जी हाउ सेंट्रल टॉलरेंस इज डेवलप्ड। सो फॉर दैट एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसकी जगह बना लूं, फिर मैं आपको बताती हूँ। सेंट्रल टॉलरेंस के हवाले से बात बाद में करेंगे। ये कुछ पिक्चर्स हैं जो मैंने पहले ही यहाँ पे सेव कर दी थी, ताकि जो है मुझे बार बार आपके साथ स्क्रीन को जो है वो मल्टीपल स्क्रीन शेयर ना करने पड़े, ताकि मैं एक ही जगह पे आपको ये तमाम चीजें डिस्कस कर सकता हूँ आपके साथ। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल टॉलरेंस, जो मैकेनिज्म है सेंट्रल टॉलरेंस का, अगर उसके हवाले से हम डिस्कस करते हैं तो इट्स लाइक के आपके जो थाइमस होता है, बेसिकली वो जगह जहाँ पे टी लिम्फोसाइट्स बन रहे होते हैं वहां पर आपके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स मौजूद होते हैं। ठीक है जी। बॉडी के जितने मेजर कॉमन एंटीजन्स होते हैं जिनके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्सेस जनरेट हो सकते हैं, बेसिकली ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स वहां पे उन तमाम एंटीजन्स को प्रेजेंट करके रखते हैं। अच्छा, ड्यूरिंग द होल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ द टी लिम्फोसाइट्स, चूंकि वो एंटीजन्स मुस्तकिल टी लिम्फोसाइट्स के अराउंड मौजूद रहते हैं, तो टी लिम्फोसाइट्स डेवलप द नेचुरल कैपेबिलिटी टू नॉट रिस्पॉन्ड अगेंस्ट देम। ठीक है, यानी से फॉर एग्जांपल मैं ये समझ रही हूँ कि हम कहते हैं ना कि एक बहुत ही अनयूजुअल सी चीज होती है, एकदम से हमारे सामने आती है तो हम उसके अगेंस्ट टॉलरेंस जनरेट नहीं कर सकते हैं, डर जाते हैं।
लेकिन अगर हम उस मैकेनिज्म के साथ थ्रू आउट रह रहे हों वो उस चीज के साथ, तो हमारे अंदर से डर खत्म हो जाता है। से फॉर एग्जाम्पल आप मैं हम सबको सांप से बहुत डर लगता है, लेकिन वो बच्चे जो बचपन से सांपों के साथ रहे हों उनको सांपों से डर नहीं लगता। ठीक है, तो वो क्या होता है कि एक इनबिल्ट कैपेसिटी आ जाती है कि this is not out of the box thing and it has to be ours. You don't have to respond again then. ठीक है जी। तो आमतौर पे जितनी भी हमारी जो बॉडी की जो सेल्फ एंटीजन्स हैं वो यूजुअली एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के सरफेस पे एक्सप्रेस्ड रहती हैं। And throughout the process of growth of the T lymphocytes, because T lymphocytes are exposed to these antigens, they develop tolerance. टॉलरेंस का मतलब यही है ना, हमने जब अगर फार्माकोलॉजी में भी हम टॉलरेंस का मतलब यही लेते हैं कि जी लॉस ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस टू दी ड्रग, यानी बॉडी जो पहले ड्रग को मतलब ड्रग के उस डोज पे रिस्पॉन्ड करी थी, अब उसने उस डोज को टॉलरेट करना शुरू कर दिया। या तो आपको ड्रग चेंज करनी पड़ेगी या आपको उसका डोज बढ़ाना पड़ेगा, जो कि फिर आगे डिपेंडेंस की तरफ चला जाता है। तो टॉलरेंस बेसिकली का क्या मतलब है कि अगर बार बार कोई चीज आपके साथ एक्सपोज होती रहेगी तो आप उसके ऊपर जो है रिस्पॉन्ड करना छोड़ देंगे। ठीक है जी, कोई भी अनयूजुअल चीज के ऊपर आप सबसे पहले रिस्पॉन्स देते हैं, हो क्या हो गया, ये क्या था, ये ऐसा कैसे हो गया। लेकिन जब वही चीज बार बार आपके सामने आना शुरू करती है तो आप कहते हैं नहीं ये तो नेचुरल चीज है, इसको छोड़ो, ये कोई अनयूजुअल सी चीज नहीं है। सो दैट इज बेसिकली इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द टॉलरेंस। तो टी लिम्फोसाइट्स जो हैं जैसे जैसे ग्रो करते हैं, मैच्योर करते जाते हैं, they are matured with those self antigens, therefore they will not respond to those self antigens. So mature T lymphocytes जो जब सर्कुलेशन में जाएंगे तो उन एंटीजन से जब उनका इंटरेक्शन होगा तो चूंकि वो उनको थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ मैचुरेशन मिल रहे थे, उनके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी। ठीक है जी। अच्छा, अब लेकिन क्या होता है कि देयर आर सर्टेन लिम्फोसाइट्स जो कि प्रॉपर तरीके से मैच्योर नहीं होते, तो दोज इमेच्योर T lymphocytes, basically what happen is they respond to these self antigens. If they start responding to self antigens, thymus के पास इसका मैकेनिज्म क्या है? Deletion. That is death by apoptosis. ठीक है जी। ऐसे वो तमाम सेल्स जो इमेच्योरली बिहेव कर रहे हैं, इमेच्योरली बिहेव कर रहे हैं, माइंड यू कीप इन माइंड कि अगर इमेच्योरली बिहेव कर रहे हैं और इनका इमेच्योर बिहेवियर क्या है कि दे आर रिस्पॉन्डिंग अगेंस्ट सेल्फ एंटीजेंस। ठीक है, तो अब इफ दे आर रिस्पॉन्डिंग इमेच्योरली तो उसके नतीजे में उनको जो है डिलीट कर दिया जाता है, उनको सर्कुलेशन में जाने नहीं दिया जाता और उनकी एपोप्टोसिस हो जाती है। तो इस तरह से एनी काइंड ऑफ सेल्स व्हिच आर responsive against self antigens are not sent to the circulation if that kind of tolerance is being generated inside the thymus। ठीक है, एग्जैक्टली यही कुछ जो है बोन मैरो के अंदर होता है या जो आपकी जर्मिनल सेंटर्स हैं उनके अंदर होता है when we are talking about the B lymphocytes। मैंने आपको बताया था कि जी एक सेंटर में जर्मिनल सेंटर होता है और फिर स्टेप बाय स्टेप्स जो है वो मैचुरेशन होती चली जाती है बी लिम्फोसाइट्स की, एंड फाइनली द मैच्योर बी लिम्फोसाइट्स आर रिलीज इन दी लिम्फ। तो उधर भी यही है कि ये जो स्टेप बाय स्टेप जो मैच्योर सेल्स जर्मिनेशन सेंटर से दूर चले जाते हैं, अगेन उनके अंदर ये टॉलरेंस जनरेट की जा रही होती है कि इन्होंने सेल्फ एंटीजन जो है उनके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड नहीं करना। तो बेसिकली दिस इज द सेल्फ टॉलरेंस। सेल्फ टॉलरेंस में भी सेंट्रल टॉलरेंस। पेरिफेरल टॉलरेंस की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है कि बेसिकली कहा ही जाता है कि सेल्यूलर जो सेंट्रल टॉलरेंस है दैट इज इम्परफेक्ट। वजह क्या है उसकी इम्परफेक्शन की? वजह यह है कि ऑल द एंटीजेंस व्हिच आर प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द थाइमस। सो देयर आर सर्टेन एंटीजेंस व्हिच आर लेफ्ट बिहाइंड और लैग बिहाइंड और उनके अगेंस्ट टॉलरेंस जनरेट नहीं हुई है टी लिम्फोसाइट्स की, तो टी लिम्फोसाइट्स उनके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं। तो उस चीज से प्रिवेंट करने के लिए अल्लाह ताला ने एक और मैकेनिज्म रखा है कि व्हेन द सेल्स आर एंटर्ड इन द सर्कुलेशन एज वेल, there are certain mechanisms of tolerance generation again present peripherally। ठीक है, यानी इन द सर्कुलेशन। अब उसमें जो सबसे पहली जो देयर आर सर्टेन मैकेनिज्म्स, मल्टीपल मैकेनिज्म्स हैं, उनमें से जो पहला मैकेनिज्म है वो है एनर्जी।
सॉरी जी, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था जिसकी वजह से स्क्रीन थोड़ी देर के लिए बंद हो गई थी। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे जी, पहली चीज जो है वो पेरिफेरल टॉलरेंस के हवाले से जब हम बात करते हैं तो इट्स एनर्जी। एनर्जी का मतलब है फंक्शनल इनएक्टिवेशन हो रही है। अच्छा, यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे थे पीछे सेंट्रल टॉलरेंस के हवाले से जब बात कर रहे थे तो डिलीशन हो रही थी ना, कि जो आपके जो रिस्पॉन्सिव या इमेच्योर सेल्स होते हैं उनकी डिलीशन होती है, यानी उनको डिलीट कर दिया जाता है या उनको किल कर दिया जाता है। एनर्जी बेसिकली डेथ नहीं कॉज कर रही है, बेसिकली ये कर रहा है फंक्शनल इनएक्टिवेशन। ठीक है जी, इट इज फंक्शनल इनएक्टिवेशन। ये जो फंक्शनल इनएक्टिवेशन होती है बेसिकली वो किस तरह से होती है, दो तरीकों से होती है। कि जैसा हमने बात की थी कि थाइमस के अंदर एपीसीज मौजूद होते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे क्या होता है कि जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं बेसिकली आपको मालूम है कि ये रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं आपके एपीसीज को, यानी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को। अब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो हैं वो दो चीजें ऑफर करते हैं टी लिम्फोसाइट्स को। अगर ये से फॉर एग्जांपल मैं ये स्ट्रक्चर बना रही हूँ तो ये एपीसी है। ठीक है, एबीसी के एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि ये एंटीजन को प्रेजेंट कर रहा है। आपके जो क्लास 2 एमएचसीज हैं उनके सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट हुआ हुआ है। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। लेकिन जो दूसरी चीज है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि साथ में एक अदद पोस्ट स्टिमुलेटर लगा हुआ होता है, और इस पोस्ट स्टिमुलेटर को हम कहते हैं B7। ठीक है जी, एंटीजन हो गया प्लस B7 हो गया। अब ये जो दो चीजें हैं बेसिकली इनके साथ आपका जो टी लिम्फोसाइट है वो जब इंटरेक्ट करेगा तो जो टी सेल रिसेप्टर है वो बाइंड करेगा एंटीजन के साथ, और इसके साथ एक और को स्टिमुलेटर प्रोटीन मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं सॉरी, एक मॉलिक्यूल होता है जिसको हम कहते हैं, उस मॉलिक्यूल को कहते हैं CD28। B7 के साथ, यानी जो एपीसी पे जो B7 है वो इंटरेक्ट करता है CD28 के साथ। दिस इज द पोस्ट स्टिमुलेटर कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी, अब जब इंटरेक्शन हो रहा है टी लिम्फोसाइट्स का एपीसी के साथ, तो ये जो इंटरेक्शन है इस इंटरेक्शन के नतीजे में जो टी लिम्फोसाइट्स हैं दे विल बी मतलब एक्टिवेटेड, और उसके नतीजे में जो एंटीजन है इसके अगेंस्ट जो भी रिएक्शन होना है, मेमोरी टी सेल्स बनने हैं, सेल को किल करना है, व्हाटएवर जो भी कुछ होना है वो इसकी बेस पर होगा। ठीक है जी, अब अगर फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए हम ये समझ लें कि अगर हमारे पास ये तो वो था ना जब प्रॉपर तरीके से एंटीजन प्रेजेंट हुआ है, कभी ये है कि जी एपीसी के सरफेस पे एक अदद एंटीजन लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन चूंकि वो सेल्फ एंटीजन है तो साथ में उसके B7 मौजूद नहीं होगा। ठीक है, जब B7 मौजूद नहीं होगा तो अगर टी लिम्फोसाइट उस एंटीजन के साथ आके अटैच हो भी जाता है, दैट टॉलरेंस हैज नॉट बीन जनरेटेड, और उसके नतीजे में एंटीजन के साथ टी लिम्फोसाइट आके बाइंड कर जाता है। लेकिन जो एक्टिविटी होगी यानी जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा वो कब जनरेट होगा, जब B28 और B7 आपस में इंटरेक्ट करके स्टिमुलेशन देंगे। क्योंकि ये सेल्फ एंटीजन है तो ऑब्वियसली उसके अगेंस्ट इसकी अराउंड कोई B7 मौजूद नहीं होगा। जब B7 नहीं होगा तो CD28 जो है वो ब्लैंक रह जाएगा। जब CD28 ब्लैंक रह जाएगा और उसके साथ B7 की अटैचमेंट नहीं होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्टिवेशन नहीं हो रही है, ये टॉलरेंस जनरेट हो गई। अब ऐसा होने के नतीजे में क्या होगा कि अगर तो एक्चुअल एंटीजन भी आया हुआ है तब भी अगर एक मर्तबा सेल जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में चला जाता है तो फिर वो दोबारा से जो अपने इम्यून रिस्पॉन्स है वो जनरेट नहीं कर पाता। और ये एक तरीका हो गया है आपकी पेरिफेरल टॉलरेंस का, कि आप इस तरह से आपकी बॉडी में अल्लाह ताला ने एक निजाम रखा है कि आपकी बॉडी में टॉलरेंस जनरेट हो सकती है। सेकेंड जो मैकेनिज्म है वो क्या है, रेगुलेटरी टी सेल्स की सप्रेशन करना। अच्छा जी, रेगुलेटरी टी सेल्स की सप्रेशन का जो चक्कर है वो ये है कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि रेगुलेटरी टी सेल्स को पहले हम क्या कहते थे, सप्रेसर टी सेल्स कहते थे।
सप्रेसर टी सेल का मतलब क्या हो गया कि बेसिकली दी सेल्स सप्रेसेस द इम्यून रिस्पॉन्स। अब ये जो टी सेल की जो सप्रेशन है वो किस तरह से होती है कि आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्रेसर टी सेल्स हैं जिनके साथ काम हो रहा है वो कौन सा है, एक CD4 मॉलिक्यूल है, CD4 plus T cells है, that contains CD25, ठीक है जी। इसके अलावा ये कंटेन करता है अल्फा चेन ऑफ इंटरल्यूकिन 2 और ये कंटेन करता है FOXP3 प्रोटीन, that is the fork head transcription factor. Fork head transcription factor. अब ये जो फॉक हेड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ये FOXP3 है। कहा यह जाता है कि अगर इस FOXP3 की म्यूटेशन हो जाए किसी भी वजह से तो इट अल्टीमेटली लीड्स टू सिवियर ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है जी। और इससे जो ऑटो इम्यून डिजीज होती है उसका नाम क्या है, आईपेक्स। क्या नाम है इसका, आईपेक्स। एंड आईपेक्स स्टैंड्स फॉर, ये एक सिंड्रोम है, मल्टी फैसेटेड सिंड्रोम है ये। और इसके अंदर हो क्या रहा है, आई स्टैंड्स फॉर इम्यून डिसऑर्डर, इम्यून डिसरेगुलेशन, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, पॉली एंडोक्राइनोपैथीज, पी स्टैंड्स फॉर पॉली एंडोक्राइनोपैथीज। अभी मैं आपको बताती हूँ ये मतलब क्या है इसका। 3, E stands for enteropathy, and 4, X stand for X-linked disorders, ठीक है जी। और ये सब किस वजह से हो रहा है, FOXP3 की म्यूटेशन के नतीजे में हो रहा है। FOXP3 की म्यूटेशन होगी, CD25 मौजूद नहीं होगा और उसके नतीजे में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का एक पूरा एक सिंड्रोम है वो क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, बेसिकली इम्यून डिसरेगुलेशन का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑब्वियसली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो सेल्फ एंटीजेंस के अगेंस्ट इम्यून रिस्पांस जनरेट होगा, तो डिसरेगुलेशन है ऑब्वियसली, क्योंकि एक जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो तो फॉलो नहीं हो पा रहा। दूसरा, पॉली मींस मल्टीपल। एंडोक्राइन से मुराद क्या है, आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स की या जो हार्मोन्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट है। पैथीज यानी एबनॉर्मैलिटीज, यानी मल्टीपल एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं उनकी एबनॉर्मैलिटीज कॉज करता है ऑटो इम्यून तरीके से, यानी सेल्फ एंटीजेंस जो हैं उनके अगेंस्ट रिस्पॉन्स आएगा तो मल्टीपल जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको अफेक्ट करना शुरू करेगा, वहां पे डिजीज प्रोसेस शुरू कर देगा। एंटेरोपैथी का मतलब क्या है, आपका एंटेरिक सिस्टम यानी GIT, माउथ टू एनस, बहुत सारी जगहों पे जो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर स्टार्ट कर देगा। एक्स लिंक डिसऑर्डर से मुराद क्या है, आपका जो एक्स क्रोमोसोम है जो कि मेल फीमेल दोनों के अंदर मौजूद होता है, फीमेल्स में 2 होते हैं एक्स क्रोमोसोम्स, जबकि मेल्स के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम होता है। तो अब प्रॉब्लम क्या आता है यहाँ पे, याद रखिएगा एक्स लिंक डिजीजेस जो हैं उनमें सब में क्या आता है कि अगर इन केस डिफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम है तो चूंकि वो एक ही एक्स क्रोमोसोम है और उसके साथ ऑपोजिट जो क्रोमोसोम है वो वाई क्रोमोसोम है, तो जो भी डिजीज होगी, अब उसका मतलब क्या हुआ, ऑपोजिट एलील तो मौजूद नहीं है, तो जो एक ही जीन जो मौजूद है उसमें एबनॉर्मैलिटी के नतीजे में डिजीज कॉज हो जाती है। फीमेल्स के अंदर चूंकि दूसरा एक्स जो है वो फादर की साइड से आ रहा होता है, या मतलब जहां से भी, मतलब जिसे एक काउंटर पार्ट से डिजीज मिली है दूसरे काउंटर पार्ट के पास वो अगर डिजीज मौजूद नहीं है, तो क्योंकि डबल एक्सेस होते हैं तो जो दूसरा एक्स होता है वो टेक केयर कर लेता है और डिजीज नहीं होने देता। नेट रिजल्ट क्या निकलता है कि एक्स लिंक डिसऑर्डर्स में मेल्स जो हैं वो यूजुअली डिजीज्ड होते हैं, जो अगर अफेक्टेड मेल्स होते हैं बच्चे, और फीमेल जो होती हैं वो यूजुअली कैरियर्स होती हैं, कि वो डिजीज नहीं होगी उनको बट दे विल बी कैरियर्स।
मेल्स हमेशा चूंकि एक ही क्रोमोसोम रखते हैं एक्स का, तो इस वजह से वो यूजुअली डिजीज पीपल कहलाते हैं। यहाँ तक होप आपको समझ में आ गई होगी बात। अगर कोई चीज नहीं समझ में आई है तो पूछ सकते हैं। अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद फिर हमारे पास और जो मैकेनिज्म है वो कुछ इस तरह से, ये मैं थोड़ी सी पिक्चर्स हटा दूं जरा साइड पे, इनको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ, एक साथ करूंगी। तो अच्छा जी, जब ये चीज हो गई तो दिस वाज वन मैकेनिज्म्स के रेगुलेटरी टी सप्रेसर्स जो होते हैं वो फिर जब ये जीन खराब हो जाती है तो सप्रेसर टी सेल्स जो है वो काम नहीं कर पाते, क्योंकि रेगुलेटरी टी सेल्स बेसिकली जितने भी अनवांटेड इम्यून रिस्पॉन्सेज होते हैं उनको मतलब सप्रेस कर रहा होता है। तो चूंकि उसकी जीन खराब हो जाती है तो उसकी वजह से इस तरह के मल्टीपल साइट के ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ इम्यूनोसप्रेशन इज नॉट नोन बेसिकली जब इस तरह से कुछ हो रहा होता है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि जो बट इट इज मेनली सीन ड्यू टू जो इम्यूनोसप्रेसिव साइटोकाइंस हैं यूजुअली। मतलब अब जो इम्यूनोसप्रेशन का ये जो मैकेनिज्म एब्नॉर्मेलिटीज हो रही है, क्यों हो रहा है, बेसिकली उसकी जो प्रॉपर पैथोफिजियोलॉजी है वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। लेकिन जो सस्पेक्ट किया जा रहा है वो सस्पेक्ट ये किया जा रहा है कि यूजुअली हो क्या रहा है कि इम्यूनोसप्रेसिव साइटोकिन्स जो हैं वो नहीं रिलीज हो पाती। ठीक है, यानी सेल्स जो हैं वो जब अफेक्ट हो जाते हैं तो दे आर अनएबल टू रिलीज इम्यूनोसप्रेसिव साइटोकाइंस। नेट रिजल्ट क्या निकलता है उसके नतीजे में कि इम्यूनोसप्रेशन नहीं हो पाती। नाउ दोज इम्यूनोसप्रेसिव साइटोकाइंस जो कि हमारी जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं उसमें वो एक है इंटरल्यूकिन 2 एंड ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा। ये इन दो के बारे में तो बिल्कुल पक्का पता है कि ये जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज है उनको सप्रेस करने का काम करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, एक और जो चीज बहुत पता चली है वो ये है कि देयर इज अनदर मैकेनिज्म ऑफ पेरिफेरल डिसरेगुलेशन, जिसकी अभी हम बात ही कर रहे थे। जो एक और मैकेनिज्म है जो रेगुलेटरी सप्रेसर टी सेल्स को डिक्रीज करता है या उनकी सप्रेशन करता है, वो क्या है कि एक प्रोटीन है जिसका नाम है CTLA4। ठीक है जी। इसका काम क्या है बेसिकली कि ये जो B7 है ना, B7 जो हमने ऊपर कहीं बात भी की थी, मैं आपको बताऊं, ये वाला मैंने ये पिक्चर ड्रॉ इसलिए की थी। ये जो B7 की बात कर रहे थे हम APC के साथ और T लिम्फोसाइट्स के साथ, ये जो B7 है इसके ऊपर क्या होता है कि CTLA4 अगर आके B7 पे बाइंड कर जाता है, ठीक है, तो अब इस पिक्चर को अगर हम ऐसा करते हैं, इसको दोबारा ड्रॉ करते हैं ताकि मैं आपको इसी में बता सकूं। तो देयर इज नो नीड टू ड्रॉ इट, आप इसको कॉपी करके नीचे जाके पेस्ट कर देते हैं और इसको दोबारा से इसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं अगर फॉर एग्जांपल इसको यहाँ पे बना रखती हूँ। अच्छा, अब ये देखो आप कि यहाँ पे हमने बात की थी कि B7 का इंटरेक्शन होना है CD28 के साथ, जिसके नतीजे में जो है वो आपका सेल जो है वो इंटरेक्ट करता है और इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है। CTLA4 B7 के साथ बाइंड कर जाता है। इसको मैं डिफरेंट कलर से बनाती हूँ ताकि मैं आपको क्लियरली बता सकूँ उसको। CTLA B7 के पास जाके और उसको कवर करके कैप लगा देता है, खत्म कहानी। अब ये जो B7 है बेसिकली इट्स ऑक्यूपाइड। व्हेन इफ इट इज ऑक्यूपाइड, अगर से फॉर एग्जांपल एक ऐसा एंटीजन है जिसके पड़ोस में B7 भी मौजूद है और वो सेल्फ एंटीजन है। अब अगर उसके पड़ोस में, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर पड़ोस में B7 है ही नहीं, फिर तो आसानी है, जाहिर सी बात है CD28 खाली रह जाएगा और T लिम्फोसाइट में जो है रेगुलेशन आ जाएगी या सप्रेशन हो जाएगी। लेकिन अगर B7 पड़ोस में ही मौजूद है, तो अगर तो CD28 का इंटरेक्शन B7 के साथ हो गया तो फिर तो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा। उसका अल्लाह ताला ने एक और इंतजाम रखा है कि CTLA4 जो है प्रोटीन, ये क्या करता है, ये जाके B7 के ऊपर बाइंड कर देता है कैप की तरह से
और उसकी जो बाइंडिंग साइट होती है, जो कि वो साइट जो कि CD28 के साथ जाके बाइंड करने वाली थी, उस साइट को क्लोज कर देता है। जब वो उस साइट को क्लोज कर देता है तो नेट रिजल्ट क्या निकलता है कि अगर CD28 आएगा भी तो प्री ऑक्यूपाइड B7 के साथ वो इंटरैक्ट नहीं कर सकेगा। जब वो इंटरैक्ट नहीं कर सकेगा तो नेट रिजल्ट क्या निकलेगा कि उसके नतीजे में आपका जो सेल है वो सप्रेस हो जाएगा और जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होने वाला था वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सेल्फ एंटीजेंस के साथ ये भी एक तरीका है जिसके तहत जो है आप पेरिफेरल टॉलरेंस जनरेट कर सकते हैं। तीसरा जो तरीका है वो ये है कि पेरिफेरी में भी कुछ सेल्स की एपोप्टोसिस करवाई जा सकती है। ठीक है जी, पेरिफेरी में वो जो करवाई जाती है, एपोप्टोसिस करवाई जाती है, वो किस तरह से कराई जाती है? दो तरीकों से कराई जाती है। ये थर्ड मैकेनिज्म है। ये जो अभी देखो आपके साथ मैंने पहला जो मैकेनिज्म डिस्कस किया था पेरिफेरी का, वो ये किया था एनर्जी का। ठीक है जी, सेकंड मैकेनिज्म जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, इसको सॉरी कलर जल्दी से डार्क कर देते हैं। हाँ, जो दूसरा मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया था रेगुलेटरी टी सेल सप्रेशन का था। ठीक है जी, इसके बाद जो थर्ड मैकेनिज्म है, थर्ड मैकेनिज्म क्या है? डिलीशन बाय एपोप्टोसिस। इस डिलीशन बाय एपोप्टोसिस में दो मैकेनिज्म होते हैं। पहला मैकेनिज्म कहलाता है अप रेगुलेशन ऑफ BCL2 फैमिली प्रोटीन, दैट इज बिम। बिम क्या है ये? अप रेगुलेशन ऑफ BCL2 फैमिली प्रोटीन। और आपको मालूम है BCL2 क्या है? ट्यूमर सप्रेसर जीन है। ठीक है, हम उसको अभी डिस्कस करके बैठे। तो BCL2 की जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है उससे रिलेटेड जो प्रोटीन प्रोडक्ट है बिम, वो भी बेसिकली क्या कर रहा है कि एपोप्टोसिस जनरेट करा देता है ऐसे सेल्स के अगेंस्ट जिनमें ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने की कैपेसिटी है। तो इस तरह से जो है वो एपोप्टोसिस हो जाती है और सेल जो है वो किल हो जाता है। दूसरा क्या है? एक्टिवेशन ऑफ डेथ रिसेप्टर, दैट इज फैस। और आपको पूरा फैस का मैकेनिज्म तो पता है। तो अब यहाँ पे आप फैस को थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे तो आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। जो मैंने जो लास्ट वीडियोस में जो जहाँ पे मैंने आपको एपोप्टोसिस कराया था वहां पे ये मैकेनिज्म डिटेल में डिस्कस हुआ था, तो आप वहां से देख सकते हैं। अगर किसी भी वजह से फैस प्रोटीन जो है उसकी म्यूटेशन हो जाती है, ठीक है, और जो सेल्स हैं उनकी डिलीशन नहीं हो पाती है, इस जगह पे इस मैकेनिज्म के थ्रू अगर ये मैकेनिज्म नहीं हो पा रहा है, तो उस सूरत में जो डिजीज ऑटो इम्यून डिजीज है, पूरी जो डिजीज डेवलप होती है इसके नतीजे में, दैट इज नोन एज एल्प्स। एक्रोनिम किसका है ये? ऑटो इम्यून लिम्फोप्रोलिफरेटिव सिंड्रोम। सिंड्रोम से जैसे मैंने आपको बताया, जब सिंड्रोम का वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब है कि सिचुएशन बड़ी ही ग्रेव है। ठीक है जी, और मल्टीपल जो सिस्टम्स हैं वो इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं डिसऑर्डर में। नाम से जाहिर हो रहा है ऑटोइम्यून लिम्फोप्रोलिफरेटिव सिंड्रोम है, यानी वो सेल्स जो कि सेल्फ एंटीजेंस के खिलाफ एक्टिव हैं, वो क्योंकि किल नहीं हो पा रहे तो उनकी प्रोलिफरेशन होती रहती है। जब वो प्रोलिफरेशन होती है तो ऑब्वियसली हर मर्तबा जब नए सेल्स अपने पूल में आते चले जाएंगे तो वो उसकी वजह से जो जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो स्पीड अप होता चला जाएगा, और उस स्पीड अप हुए हुए रिस्पॉन्स के नतीजे में जो डिजीज प्रोसेस है वो बहुत सिवियर काइंड का हो सकता है। सो बेसिकली दिस इज नोन एज एल्प्स ऑटोइम्यून लिम्फोप्रोलिफरेटिव सिंड्रोम। इसके बाद एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो बहुत ही ज्यादा मतलब नई सी चीज है, पहले हम जब बुक में पढ़ रहे थे तब मौजूद नहीं था, ये अभी नई दरियाफ्त है, इम्यूनो प्रिविलेज्ड साइट्स। इम्यूनो प्रिविलेज्ड साइट्स।
अच्छा, ये वो साइट्स हैं जहां पर यूजुअली इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होता, और यहाँ की जो एंटीजन्स होते हैं वो ब्लड से इंटरैक्ट नहीं करते हैं, तो जब वो ब्लड से इंटरैक्ट नहीं करते हैं तो इनके अगेंस्ट जो है वो किसी भी किस्म की टॉलरेंस जनरेट नहीं हुई होती। ये यूजुअली अपनी जगह पे अगर मौजूद रहेंगे, जिन ऑर्गन्स में मौजूद है वहां पे अगर किसी भी किस्म की कोई डैमेज, कोई इन्फ्लेमेशन कुछ नहीं हो रहा है, तो ऐसी सूरत में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नहीं इंटरैक्ट करेंगे। लेकिन से फॉर एग्जांपल वहां पे कोई डैमेज हो गई, कोई ट्रॉमा हो गया, तो उसके नतीजे में पोस्ट ट्रॉमेटिक कंडीशंस डेवलप करता है ये, जो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जनरेट होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो वो जो इम्यूनो प्रिविलेज साइट्स हैं बेसिकली वो 3 हैं। एक है टेस्टिस, दूसरा है आईज, और तीसरा है ब्रेन। ठीक है, दीज आर इम्यूनो प्रिविलेज साइट्स। यहाँ पे जो एंटीजेंस होते हैं इनके अगेंस्ट टॉलरेंस जनरेट नहीं हुई होती, और ये एंटीजेंस जैसा मैंने कहा सर्कुलेशन से उनका कोई ताल्लुक भी नहीं होता। तो जब तक कि वहां पे किसी किस्म की कोई डैमेज, कोई इंफ्लेमेटरी प्रोसेस नहीं होता है, आपके जो बॉडी है वो उसके अगेंस्ट सेल्फ एंटीजन मतलब जो ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स है वो जनरेट नहीं करेगी। But once these areas, these sites are traumatized, किसी भी रीजन से ट्रॉमा हो गया है, इन्फ्लेमेशन हो गई है, इन्फेक्शन हो गया है, कोई वूंड लग गया है, व्हाटएवर, अगर तो ये ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं तो उसके नतीजे में इनको होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक सिंड्रोम, एंड दैट इज लाइक आईज में हो जाता है यूवीआइटिस, और टेस्टिस में जो है वो कहलाता है पोस्ट ट्रॉमेटिक ओर्काइटिस। ठीक है जी। यूवीआइटिस बेसिकली जो मिडिल लेयर होती है आई की, जो कोराइड कहलाती है, उसका इन्फ्लेमेशन होता है। और टेस्टिस जो है ये बेसिकली ब्लाइंडनेस की तरफ लेके जा सकती है। टेस्टिस जो है वो उसके इन्फ्लेमेशन को, वन या बोथ टेस्टिस इफ इन्वॉल्व in the inflammation, that kind of condition is known as orchitis। और ये पोस्ट ट्रॉमेटिक है, इसका मतलब क्या है कि अब जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि टेस्टिस को कोई डैमेज हुई थी, ट्रॉमा हुआ था, उस ट्रॉमा के नतीजे में उसका जो एंटीजन है वो एक्सपोज हो गया। अब वो जो एक्सपोज हो गया तो उसके अगेंस्ट क्योंकि किसी भी किस्म की टॉलरेंस नहीं थी, तो उसको नॉन सेल्फ के तौर पे लेते हुए बॉडी उस पर अगेंस्ट रिस्पॉन्स करेगी, और चूंकि वो एंटीजन टेस्टिस में पाया जाएगा तो वहां पे इन्फ्लेमेटरी सिवियर किस्म का इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट करेगी। सेम इज द केस विद आईज के, आईज को कोई ट्रॉमा हुआ है, आईज के ट्रॉमा के नतीजे में कोरोइड में मौजूद जो इन्फ्लेमेशन जो एंटीजन था वो एक्सपोज हो गया, वो एक्सपोज होकर जनरल सर्कुलेशन में गया, उसके नतीजे में जो है वो आपकी सेल्फ इम्यूनिटी जो है या ऑटो इम्यूनिटी वो जनरेट हो गई। नेट रिजल्ट ये निकलेगा कि वो जो आईज वहां जाके इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट होगा, आई के जो टिश्यूज है उनको डैमेज करना शुरू करेगा ये जो आपका जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, और उसके नतीजे में जो है वो यूवीआइटिस हो जाता है। So this was all about the natural mechanism of tolerance that has been provided by the nature to us, so that we can get through these kind of diseases. इसके बाद फिर अब यहाँ पे जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है वो अगर आप देखें इसको, तो बेसिकली ये वही मैकेनिज्म है जिसकी हम अभी बात करके बैठे हैं। आपको सिर्फ पिक्चर से दिखा देती हूँ ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। ये देखिए, ये आपका बोन मैरो हो गया, यहाँ से आपके सेल्स हैं जो कि पोटेंट सेल्स हैं, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स हैं जो कि थाइमस में जाके सेटल हो गए हैं और बाकी बोन मैरो के अंदर मौजूद है। ठीक है जी। अब हो क्या रहा है, सेंट्रल टॉलरेंस, जैसे कि मैंने बताया कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो हैं वो एंटीजन प्रेजेंट कर रहे जा रहे हैं। टी सेल्स अगर उनके खिलाफ रिस्पॉन्ड कर गए तो डिलीट हो जाएंगे, अगर नॉन रिस्पॉन्स किया तो उसके नतीजे में डेवलप कर जाएंगे रेगुलेटरी टी सेल्स। नाउ दीज रेगुलेटरी टी सेल्स जो कि पेरिफेरी के अंदर आ गए हैं, पेरिफेरी में आने के बाद सप्रेशन बाय टी रेगुलेटरी सेल्स, तो बी और टी लिम्फोसाइट्स डी रेगुलेट हो जाते हैं। नेट रिजल्ट ये निकलता है कि इन्फ्लेमेशन नहीं हो पाती। प्रेजेंटिंग सेल्स की जो सेल्फ एंटीजन है अगर उनके खिलाफ इंटरेक्शन हो रहा है, तो चूंकि आपके साथ साथ में को स्टिमुलेटर मौजूद नहीं है, एनर्जी फेलियर टू रिस्पॉन्ड, अगर रिस्पॉन्ड कर गए तो डिलीशन हो गई। तो ये वो तमाम तरीके कार हैं, एक ही पिक्चर में तमाम चीजें समझ में आ गई जिनको मैंने आपको काफी टाइम लगा के ये चीजें समझाई थी। ठीक है जी। तो ये एक ये तरीका हो गया। अच्छा, इसके बाद फिर अब ये वो मैकेनिज्म है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स अगर फॉर एग्जांपल हो रहे हैं
तो क्या कंडीशंस हैं जिनके अंदर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हो सकते हैं? इतना परफेक्ट मैकेनिज्म होने के बावजूद भी अगर किसी को डिजीज हो जाती है तो वो कैसे हो जाती है और क्यों हो जाती है, हम उसके हवाले से बात करें अब फिलहाल। ठीक है, तो अब ये जो मैकेनिज्म है कि द मैकेनिज्म ऑफ डिजीज प्रोडक्शन, उसके हवाले से जब हम बात करते हैं तो ये देखिए, जो 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 मैकेनिज्म ऑटो इम्यूनिटी के वो दो तरह के हो सकते हैं। या तो जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी है, कोई एबनॉर्मेलिटी इन द जीन्स है दैट विल अल्टीमेटली लीड टू द ब्रेकेज ऑफ सेल्फ टॉलरेंस, और या फिर एनवायरमेंटल ट्रिगर्स होंगे जिनके नतीजे में जो है सेल्फ टॉलरेंस ब्रेक हो जाती है और नेट रिजल्ट ये निकलता है कि आपको डिजीज का प्रोसेस हो सकता है। जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी में ससेप्टेबिलिटी जीन्स हैं, फेलियर टू टॉलरेट, ठीक है, नेट रिजल्ट निकलता है सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स जो हैं वो सर्कुलेशन में आ जाते हैं। अब ये जो सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट सर्कुलेशन में आते हैं तो उनके नतीजे में क्या होता है कि इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स किस तरह से रोल जो है वो ये कि डिफरेंट इन्फेक्शंस, डिफरेंट इन्फेक्शंस या इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस टिश्यू इंजरी कराते हैं, उसके नतीजे में जो है वो होता क्या है कि आपके जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो अगर तो जीन के एबनॉर्मेलिटी की वजह से या एपीसी की एक्टिवेशन के नतीजे में वो, या ऐसा भी होता है कि कभी कभी कुछ एंटीजन जो है वो उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के होते हैं वो ह्यूमन जो सेल्स हैं उनसे करीब करीब होते हैं। तो जब ऑर्गेनिजम्स खत्म हो जाते हैं तो जो बॉडी है वो जो सेल्फ से मिलते जुलते एंटीजन से क्योंकि इंटरेक्ट कर चुकी होती है तो वो जो सेल्फ एंटीजन है उसको भी उसी से मिला के और उसके साथ उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स जनरेट करती है। नेट रिजल्ट निकलता है कि सेल्फ एक्टिव लिम्फोसाइट्स की तादाद बढ़ती चली आती है एंड दैट लीड्स टू टिश्यू इंजरी। अब आप ये देख सकते हैं कि ये सेल इस तरह थे और ये अब टिश्यू इंजरी का रिस्पॉन्स है कि सेल्स जो है अपनी शेप छोड़ गए। अभी फिलहाल खाली शेप खराब हुई है, उसके बाद ऑब्वियसली बाकी के जो मैकेनिज्म्स हैं वो भी हो जाते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा एनर्जी ब्रेकडाउन के बारे में उनका कहना है कि जो बुक में लिखा हुआ है कि एनर्जी ब्रेकडाउन में क्या होता है कि नॉर्मल सेल्स से B7 की सिक्रीशन होती है जो कि इंटरल्यूकिन 12 रिलीज करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है, लोकल इन्फ्लेमेशन होती है और नेक्रोसिस हो जाता है। ठीक है जी, और फास्ट लाइगेंड का जैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं कि अगर फास्ट लाइगेंड जो है वो म्यूटेटेड हो जाए, जैसे यहाँ पे हमने बात की थी कि अगर वो म्यूटेटेड हो जाता है तो इसके नतीजे में भी आपको ऑटोइम्यून लिम्फोप्रोलिफरेटिव सिंड्रोम मिल सकता है। या मॉलिक्यूलर मिमिक्री, अभी मैंने आपको बताया कि जी आपकी जो बॉडी थी उसके जैसा, सो फॉर एग्जांपल मैं ये बोल रही हूँ कि जो ऑर्गेनिज्म अभी थोड़ी देर पहले ही किल करके बैठा है आपका इम्यून सिस्टम, वो उसकी जो अपीयरेंस है ऑफ बैक्टीरियल एंटीजन, that is same as your cell membrane complex। ठीक है जी, ये कहलाएगी मॉलिक्यूलर मिमिक्री। इसके नतीजे में क्या होगा कि वो चूंकि आपके मॉलिक्यूल से मिलता जुलता एंटीजन था तो उसके अगेंस्ट जो है वो अब सेल ऑब्वियसली ये तो नहीं देखेगा ये सेल्फ है या नॉन सेल्फ है, ना है या हमारे जो सेल्स हैं उनमें ये कैपेसिटी की आवाज मार रहे हैं ठहर जाओ भाई मैं तुम्हारा अपना बंदा। तो ऐसी सूरत में फिर जो है उसकी किलिंग हो जाती है और इस तरह से उसके अगेंस्ट उसके अगेंस्ट उसे मिलते जुलते जितने भी रिस्पॉन्स जो जो कंडीशन है उनके अगेंस्ट जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है और शुरू हो जाता है। जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी के हवाले से एक टेबल बुक में गिवन था, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अभी, एक मिनट रुक जाइएगा। ये जो है ये टेबल है जो मैंने आपके साथ शेयर करना था। अच्छा जी, अब अगर आप इसमें ये देखें तो ये जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी के नतीजे में जो डिफरेंट
डिजीजेस हो सकती हैं, उनके ऑड्स रेशोज हैं, यानी उनका ये कि कितना चांसेस हैं होने के ना। से फॉर एग्जांपल DRB1 जीन है और ये इसकी 1 अलील एबनॉर्मेलिटी है और 2 जो अलील्स हैं उनकी एबनॉर्मेलिटी है, तो उसके नतीजे में जो चांसेस हैं वो क्या है कि 1/4 के चांसेस हैं अगर 1 अलील एबनॉर्मल हो रही है, और अगर दोनों अलील्स हैं तो फिर 12 की तरफ चले जाते हैं, यानी 12 टाइम्स जो है वो डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। टाइप 1 डायबिटीज के लिए भी इसी तरह से आपके पास ये जीन मौजूद है, और टाइप 1 डायबिटीज की भी अगेन वही बात है, सिंगल अगर प्रॉब्लम है तो चांसेस जो है वो 4 टाइम्स बढ़ जाते हैं। और वो इसी तरह से जीन टू जीन जो है वो कर रहा है, लाइक ये वाली जो जीन है 0501 DQBI 0201, ये जो है इसके 4 टाइम्स चांसेस हैं अगर नॉर्मेलिटी आ गई है इस जीन के अंदर तो। लेकिन अगर हम दूसरी जीन की बात करते हैं 0301 DQBI 0302, तो इसके जो चांसेस हैं ये 8 टाइम्स ज्यादा हैं, यानी अगर ये नॉर्मल होगी तो ये डायबिटीज टाइप 1 जो है वो 8 टाइम्स ज्यादा करेगी। मल्टीपल स्क्लेरोसिस की भी इसी तरह से। अच्छा, अब इसमें आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आप ये देख लीजिए कि ये तमाम की तमाम वो डिजीजेस हैं जो कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में आती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, SLE, ये जो है सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस जिसको हम SLE भी कहते हैं, यहाँ मैं आपके लिए लिख भी देती हूँ, ठीक है जी। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इसको AS भी कहते हैं, ठीक है। और सीलिएक डिजीज, ये तमाम जो डिजीजेस हैं ये आपकी डिफरेंट डिजीजेस हैं जिनको बेसिकली हम सारी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, और ये एबनॉर्मेलिटीज क्यों आ रही हैं, जीन की एबनॉर्मेलिटीज की वजह से आ रही हैं। जो अभी 2 मिनट पहले हम ये वाली जो पिक्चर देख रहे थे, इससे ऊपर वाली, ये वाली जो हम बात कर रहे थे ना कि जीन ससेप्टेबिलिटी, तो ससेप्टेबल जीन के नतीजे में अगर एबनॉर्मेलिटीज आ रही हैं तो ऑड रेशो क्या है डिजीज कॉज होने का, वो ये आ जाता है कि अगर तो जीन ससेप्टेबिलिटी है, प्रॉब्लम है, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने के चांसेस 4 टाइम्स ज्यादा हैं, टाइप 1 डायबिटीज होने के चांसेस जो हैं वो 4 टाइम्स हैं, 4 टाइम्स ज्यादा प्रोन हो जाता है पेशेंट डिजीज कॉज होने के। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में 3 टाइम्स, SLE 2 टाइम्स, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो है वो है 100 to 200 टाइम्स, एंड सीलिएक डिजीजेस 7 टाइम्स। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब इसके हवाले से जब हम बात करते हैं तो इम्यूनो डिफिशिएंसी डिसऑर्डर्स जो हैं अगर हम उनको डिस्कस करते हैं तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ ये बेसिकली यहाँ तक जो है वो बात कंप्लीट हो गई है। इसमें एक टेबल और रह गया, उसको भी हम देख लेते हैं। आई एम सॉरी, मैं जरा दूसरी साइड पे चली गई थी और मैं इम्यूनो डेफिशिएंसी शुरू करने लग गई थी, लेकिन उससे पहले ये एक और इम्पोर्टेंट चीज है। हाँ जी, एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कहा जाता है कि जो हमने HLA के हवाले से पढ़ा था कि जो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स है उसके हवाले से इन्होंने बताया था कि अगर तो क्लास 2 अलील जो है जिसमें आपके क्लास 2 MHCs बनते हैं, यानी मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस जो क्लास 2 बने हैं, अगर वो बनते हैं तो कहा यह जाता है कि दीज बेसिकली मैकेनिज्म मालूम नहीं है कि किस तरह से ये डिजीज कॉज होती है, बट दे हैव वेरी हाई ससेप्टेबिलिटी टू कॉज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर एज कंपेयर टू एनी अदर काइंड ऑफ जीन एबनॉर्मेलिटी। तो उसके हवाले से जो अच्छा वेरिएंट्स हैं उनके हवाले से ये बात हो रही है, पॉलीमॉर्फिज्म के हवाले से। तो अब आप देख सकते हैं कि ये है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, टाइप 1 डायबिटीज, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, ठीक है जी। जीन जो इन्वॉल्व हो रही है वो PTPN है, जो कि क्या कर रहा है, बेसिकली प्रोटीन टायरोसिन फॉस्फेटेज बनाता है, अफेक्ट सिग्नलिंग इन लिम्फोसाइट्स एंड में ऑल्टर नेगेटिव सिलेक्शन और एक्टिवेशन ऑफ सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स, ठीक है जी। इसके बाद है आपके पास IBD PS, यानी PS क्या है आपका, PS is psoriasis and AS is एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ठीक है जी। ये 3 डिजीजेस जो हैं इस जीन की एबनॉर्मेलिटी के नतीजे में होती हैं।
रिसेप्टर ऑफ हेल्पर टी सेल 17 जो है उसके का रिसेप्टर का जीन है ये। साइटोकाइंस इंटरल्यूकिन इंक्लूडिंग इंटरल्यूकिन 23 भी यहाँ पे बनता है। may alter differentiation of CD4 plus T cells into pathogenic helper T cells 17 effector cells। ठीक है जी, यहाँ इस तरह से जो एबनॉर्मेलिटीज हैं यानी जो जीन के वेरिएंट्स तैयार हो जाते हैं वो भी ऑटोइम्यून डिसीजेस को करवाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो बेसिकली ये एक जनरल डिस्कशन था, बुक के अंदर इस तरह का टॉपिक लिखा हुआ था इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो बेसिकली ये आपकी जो चीज है इन्फेक्शन और होना या जीन की एबनॉर्मेलिटी होना, बेसिकली ये आपकी जो है वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स को ट्रिगर भी करता है, उसको स्पीड अप भी करता है और उसके नतीजे में आपकी डिजीज प्रोसेसेस जो है वो होते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर जो हमारे पास जो दूसरा जो जो टॉपिक है जिसको हमें डिस्कस करना है वो है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, सॉरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर। इम्यूनोडेफिशिएंसी नाम से जाहिर है इसका मतलब क्या है कि जी आपकी जो इम्यूनिटी है वो डाउन हुई हुई है और इस इम्यूनिटी के नतीजे में जो है डाउन इम्यूनिटी के नतीजे में जो है वो आपकी डिजीज जो है उसका प्रॉब्लम आ रहा है। अब इसमें यहाँ पे ये आपकी जो है वो इम्यूनोडेफिशिएंसी के हवाले से एक फिगर है जो कि हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। पहले जो आपको बात मैंने बतानी है वो ये बतानी है कि आपकी जो इम्यूनोडेफिशिएंसी होती है वो कितने टाइप की होती है। There are two types of immunodeficiency disorders। ठीक है जी, पहला जो है वो कहलाता है प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी। Immunodeficiency can be primary and secondary। प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी से मुराद क्या है कि इनबिल्ट कैपेबिलिटी थी आपकी, जो कोई ना कोई नॉर्मेलिटी है जिसके नतीजे में आपके टी और बी लिम्फोसाइट्स बन नहीं पा रहे, नॉर्मल जीन का प्रॉब्लम था या फैमिली हेरिडिटरी कोई प्रॉब्लम था जिसके नतीजे में आपकी बॉडी के जो डिफरेंट जो जीन्स हैं वो जो प्रोटीन्स हैं जो कि जिनकी जरूरत होती है आपकी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्सेस जनरेट करने के लिए, उन प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है या टी लिम्फोसाइट्स एट देमसेल्व्स जो है उनकी फॉर्मेशन नहीं हो पाती, कोई भी एबनॉर्मेलिटी है जिसके नतीजे में जो है वो इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जनरेट होता है। तो जेनेटिक ओरिजिन है प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी का। सेकेंडरी इज सेकेंडरी टू एनीथिंग, यानी कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया लाइक एड्स, वायरल इन्फेक्शन के नतीजे में इम्यूनोडेफिशिएंसी जनरेट हो गई, या कैंसर की वजह से इम्यूनोडेफिशिएंसी हो गई, कैंसर कीमोथेरेपी की वजह से इम्यूनोडेफिशिएंसी हो गई, कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स जैसे एंटीबायोटिक्स वगैरह हैं जो कि बहुत ज्यादा इम्यूनोडेफिशिएंसी क्रिएट कर सकती हैं, वो तमाम चीजें हो गई। तो बेसिकली जो है वो आपकी जो इम्यूनोडेफिशिएंसी है वो दो तरह की होती है, सेकेंडरी दैट इज सेकेंडरी टू एनी काइंड ऑफ डिजीज, एनी काइंड ऑफ अच्छा हाँ, और जो आपके जो इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट्स दिए जा रहे होते हैं आपके ट्रांसप्लांट के बाद, बेसिकली वो भी इम्यूनोडेफिशिएंसी कॉज कर रहे होते हैं। इम्यूनोडेफिशिएंसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय अनकंट्रोल्ड इन्फेक्शंस, जो कि recurrent infections, uncontrolled infections, and if that immunodeficiency is not treated properly, it is a fatal, it has fatal consequences। ठीक है जी, तो अब इसके अंदर जैसे आपके पास जो दो, वैसे तो बहुत सारी डिजीजेस हैं, ऑब्वियसली हम सबका अहाता इस वक्त नहीं कर सकते, जो दो डिजीजेस प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी के हवाले से मैंने आपके लिए वो सिलेक्ट की हैं, वन इज ब्रूटन्स डिजीज और दूसरी कहलाती है डाइजॉर्ज सिंड्रोम। ठीक है जी, अच्छा इसमें क्या है कि आपके जो बी सेल्स हैं वो मैच्योर नहीं हो पाते प्रॉपर बीटा सेल्स के अंदर। ठीक है, ब्रूटन्स डिजीज की बात हो रही है कि बीटा सेल जो हैं, बी सेल्स या बीटा सेल्स जो हैं उनकी इमेच्योरिटी या फेलियर टू मैच्योर इनटू failure to mature basically।
ठीक है जी। तो ब्रूटन्स डिजीजेस, फेलियर ऑफ बीटा सेल्स टू मैच्योर, एक्स-लिंक्ड डिसऑर्डर है, मोस्टली मेल्स आर अफेक्टेड, फीमेल्स आर मतलब फीमेल्स आर कैरियर्स ऑफ द डिजीज। ठीक है जी। और इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और जो है अच्छी खासी मतलब अर्ली एज के अंदर ही जो है डेथ होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। दूसरा जो डाइजेस्ट सिंड्रोम है, इसको हम थाइमिक हाइपोप्लेसिया भी कहते हैं। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक। जो थाइमिक हाइपोप्लेसिया है, इसका मतलब क्या है, आप नाम से जाहिर है, हाइपो मींस डिक्रीज, प्लेसिया मींस सेल्स फॉर्मेशन। तो जो सेल प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाती है थाइमस के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली ये टी लिम्फोसाइट्स की नॉर्मेलिटी है। ससेप्टिबिलिटी ऑफ वायरल इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपको मालूम है कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो हैं वो बेसिकली वाहिद सेल्स हैं पूरी बॉडी में, जो कि वायरली इन्फेक्टेड जो सेल्स हैं उनके अगेंस्ट काम करते हैं। नेचुरल किलर सेल्स भी नहीं काम करते, जाहिर सी बात है, और बीटा सेल्स भी काम नहीं कर रहे होते वायरल इन्फेक्टेड सेल्स के अगेंस्ट। तो अब यहाँ पे अगर आपके टी लिम्फोसाइट्स की डेफिशिएंसी होगी तो ऑब्वियसली वायरल इन्फेक्शंस के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। दूसरी चीज ये कि वायरल इन्फेक्शंस जो हैं वो जो सिंपल वायरल इन्फेक्शंस हैं जो कि 10-12 दिन के अंदर खत्म हो सकते हैं, दैट कैन अल्टीमेटली लीड टू लाइफ थ्रेटनिंग कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है जी। तो अंडर डेवलप्ड थाइमस होता है, और रीजन जो है इसका वो है बर्थ एबनॉर्मेलिटी, यानी बेसिकली ये जो है वो थर्ड एंड फोर्थ फेरेंजियल पाउच बेसिकली एक स्ट्रक्चर है जो कि इंट्रा यूट्राइन लाइफ में होता है, जो कि फिर बाद में ट्रांसफॉर्म होता है डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर। तो थर्ड और फोर्थ जो फेरेंजियल पाउचेस, मतलब ये 7 या 8 फेरेंजियल पाउचेस होते हैं, जिनमें से जो थर्ड और फोर्थ फेरेंजियल पाउच है वो थाइमस में ट्रांसफॉर्म होता है। तो थर्ड और फोर्थ जो फेरेंजियल पाउचेस होते हैं, इनके की जो डेवलपमेंट है वो अंडर डेवलप्ड होने की वजह से बाद में जब इनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन होनी होती है थाइमस में, तो वो थाइमस में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती, नेट रिजल्ट निकलता है कि थाइमस छोटा हो जाता है या ना होने के बराबर होता है, और उसके नतीजे में जो है वो टी लिम्फोसाइट्स की डेफिशिएंसी आ जाती है। ठीक है जी। तो ये था आपके इसके हवाले से जो दो बेसिक जो जो डिजीजेस हमने डिस्कस किए। इसके बाद ये जो पिक्चर है ये कुछ और भी चीजें बता रही है, लाइक बोन मैरो में प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से कॉमन माइलॉइड लिम्फोइड प्रोजेनेटर्स बनते हैं, जिनसे प्रो टी सेल्स बनते हैं और प्रो बी सेल्स बन जाते हैं। टी सेल्स जो है वो थाइमस में जाके सेटल डाउन हो जाते हैं, जबकि जो बी सेल्स होते हैं वो बोन मैरो में ही रह जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद फिर क्या होता है कि प्रो बी सेल्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्री बी सेल्स, और आईजीएम की हेवी चेन्स इनके अंदर बन जाती हैं। उसके बाद ये इमेच्योर बी सेल्स में कन्वर्ट होते हैं। इमेच्योर बी सेल्स टी लिम्फोसाइट्स के साथ इंटरेक्ट करके मेच्योर बी सेल्स बनाते हैं और आपको इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी। अब ये एक पूरा मैकेनिज्म है। अब इस पूरे मैकेनिज्म में आप देखो जो गड़बड़ आ रही है वो कहाँ पे आ रही है। पहली जो चीज है एक्स लिंक्ड ए गैमा ग्लोबुलिनीमिया। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जी आपके जो प्री सेल्स का जो इमेच्योर बी सेल्स के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो नहीं हो पा रहा, ये इम्यूनोडेफिशिएंसी हो गई। ठीक है जी। और ये प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी हो गई। इसके बाद फिर आपके पास दूसरा जो नेक्स्ट स्टेप है कि इमेच्योर सेल्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मैच्योर बी सेल्स। तो यहाँ पर आपके जो एबनॉर्मेलिटी आ रही है वो सीवीआईडी क्रिएट कर रही है। आई एम सॉरी, मैंने इनके जो थे शॉर्ट फॉर्म्स वो नहीं देखे। 2 मिनट रुकिएगा, मैं आपको अभी बताती हूँ जी। तो हम ये बात कर रहे थे कि बेसिकली यहाँ पे ये मैं इनकी जो शॉर्ट फॉर्म्स है वो मैंने ले लिए बुक में से। तो जो बेसिकली सीवीआईडी इज कॉमन वेरिएबल इम्यूनोडेफिशिएंसी। ठीक है जी। तो ये कॉमन वेरिएबल इम्यूनोडेफिशिएंसी दो तरीकों मतलब हर एक में होगी, जाहिर सी बात है कि आपके जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनने के टाइम पे जो मेच्योरेशन आती है, जो इमेच्योर बी सेल्स टी सेल्स के साथ इंटरेक्ट करके जो मेच्योर बी सेल्स बनाते हैं, तो यहाँ पे इम्यूनोडेफिशिएंसी आ जाएगी अगर कोई एबनॉर्मेलिटी होगी है। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, कॉमन वेरिएबल इम्यूनोडेफिशिएंसी कहलाती है। अच्छा, इसके अलावा फिर अगर यहीं पे ही इसी जगह पे ये भी हो सकता है कि हाइपर आईजीएम सिंड्रोम हो जाए, जिसमें बाकी सिर्फ आईजीएम तो बन रहा हो, बाकी के जितने भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स है वो ना बन सके।
IgG, IgA और IgE नहीं बन सकते, ठीक है जी। तो ये भी इस तरह से भी कोई एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, ठीक है। इसके बाद फिर आप आते हैं अगर तो हम यहाँ आ जाते हैं से फॉर एग्जांपल कॉमन माइलॉइड लिम्फोइड प्रोजेनिटर्स जो हैं वो थाइमस में आ जाते हैं। तो ADA डेफिशिएंसी क्या है? एडिनोसिन डायमिनेज, ठीक है जी। दिस इज एडिनोसिन डायमिनेज डेफिशिएंसी, ADA डेफिशिएंसी। वो उसके नतीजे में क्या होता है कि प्रो टी सेल्स ही नहीं बनते। जब प्रो टी सेल्स ही नहीं बनेंगे तो खैर मतलब मसला ही खत्म हो जाएगा कि जब प्रो टी सेल्स नहीं बन रहे तो आगे तो फिर पूरा मैकेनिज्म होगा ही नहीं। क्यों? इसलिए कि प्रो टी सेल्स बनते हैं जो कि फिर इमेच्योर टी सेल्स में कन्वर्ट होते हैं। इमेच्योर टी सेल्स जो हैं वो फिर इधर CD8 प्लस टी सेल्स बनाते हैं या CD4 प्लस टी सेल्स बनाते हैं। तो प्रो टी सेल्स का तो बनना बहुत जरूरी है। तो अगर एडिनोसिन डायमिनेज डेफिशिएंसी होगी जो कि कॉमन माइलॉइड लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स को प्रो टी सेल्स में कन्वर्ट करता है, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि यहीं पे आपकी जो है वो प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद फिर अगर तो प्रो टी सेल्स इज अनएबल टू कन्वर्ट इनटू इमेच्योर टी सेल्स, तो यहाँ पे जो है बेसिकली ये एक एक्स लिंक्ड डिजीज है, SCID, सिवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी कहलाती है ये। जाहिर सी बात है सिवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी किस तरह से कि जाहिर सी बात है अगर यहाँ पे से प्रोटी सेल्स जो है मेच्योर टी सेल्स में कन्वर्ट ही नहीं हो रहे तो बहुत ही सिवियर किस्म की इम्यूनोडेफिशिएंसी होने वाली है, क्योंकि आगे टी सेल्स तो बन ही नहीं रहे फिर तो, ठीक है ना। तो आपके पास ना तो CD4 प्लस टी सेल्स होंगे, यानी कि ना तो हेल्पर टी सेल्स होंगे। तो आपके अगर हेल्पर टी सेल्स नहीं होंगे तो आप ये देखो कि जब हेल्पर टी सेल्स नहीं होंगे, ये हेल्पर टी सेल्स आगे इस पूरे मैकेनिज्म को करवा रहे हैं। ये देखो आप, ये देखो, ये जो CD4 प्लस टी सेल्स हैं जो कि हेल्पर टी सेल्स हैं, ये इंटरेक्ट करते हैं इमेच्योर बी सेल्स के साथ, तो उनको मैच्योर करा के और फिर इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाते हैं। अगर तो यही नहीं सेल बनेंगे, चूंकि ये सेल नहीं बन रहा, चूंकि यहाँ पे नॉर्मेलिटी आ रही है, तो इस पूरा प्रोसेस को रोक दो। जब ये प्रोसेस रुक गया तो ऑब्वियसली साथ में ये प्रोसेस भी रुकेगा। तो दैट इज द रीजन व्हाई इट इज नोन एज कंबाइंड सिवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, ठीक है जी। साइटोकिन गामा चेन्स जो हैं वो नहीं बन पा रही होती हैं। अच्छा, इसके बाद इमेच्योर टी सेल्स जो हैं वो टी सेल रिसेप्टर्स ये रहे। अच्छा, इमेच्योर टी सेल्स डाइजोर सिंड्रोम जो कि अभी हमने बात की थी, डाइजोर सिंड्रोम, उसमें क्या हो रहा था कि चूंकि थाइमस तमीज का नहीं बना हुआ है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो इमेच्योर टी सेल्स हैं वो मेच्योर टी सेल्स में कन्वर्ट होते हैं बाय द रिलीज ऑफ सर्टेन हार्मोन्स जो कि थाइमस में ही बनते हैं और थाइमस से ही रिलीज होते हैं। अगर थाइमस की प्रॉपर प्रोडक्शन ही नहीं हुई है तो वो जो डिफरेंशिएशन वाले जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, थाइमोसिन, थाइमोपोइटिन, थाइमिक ह्यूमोरल फैक्टर, ये 3 हार्मोन्स हैं जो कि थाइमस खुद रिलीज करता है फॉर द मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। ये तीनों हार्मोन्स अगर रिलीज नहीं होंगे, ऑब्वियसली टी सेल्स की मैच्योरेशन नहीं हो पाएगी, तो दैट विल अल्टीमेटली लीड टू डाइजोर सिंड्रोम, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर अगर तो MHC की डेफिशिएंसी हो गई तो ऑब्वियसली जो टी सेल्स हैं वो एक्टिवेट ही नहीं होंगे, ना रिस्पॉन्स कर सकेंगे। क्यों? इसलिए कि MHC क्लास 2 डेफिशिएंसी के नतीजे में एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स मौजूद नहीं रहेंगे, तो टी सेल्स का काम ही नहीं होगा, इम्यूनो डेफिशिएंसी ऑटोमेटिकली आएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी। उसके बाद हमारे पास आती है सेकेंडरी इम्यूनो डेफिशिएंसी, दैट इज सेकेंडरी टू एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन और एनी काइंड ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स की लॉस की वजह से, इनएडिक्वेट सिंथेसिस की वजह से, या लॉस ऑफ लिम्फोसाइट्स की वजह से, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी आ रही है, इसमें लॉस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्यों होते हैं? क्योंकि रीनल डिजीज अगर हुई है, किसी भी किस्म की कंडीशन किडनी की खराब हुई है, तो उसके नतीजे में क्या होगा, इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रोटीन्स है ना, सर्कुलेटरी प्रोटीन्स है, उनका लॉस शुरू हो जाएगा। इम्यूनोग्लोबुलिन्स एक मखसूस तादाद में बनती हैं और एक मखसूस टाइम पीरियड में बनती है। तो अगर तो रीनल डिजीज के नतीजे में तेजी के साथ जो है वो एक्सक्रीशन शुरू हो जाएगी, तो डेफिशिएंसी अल्टीमेटली कहाँ आएगी, सर्कुलेटरी प्रोटीन्स में आ जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि सिंथेसिस ही नहीं हो पा रही इम्यूनोग्लोबुलिन्स की। क्यों? इसलिए कि आपके पास मैलन्यूट्रिशन आई हुई है और आपके जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं
जिनकी आपको जरूरत है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, यानी अमाइनो एसिड्स की डेफिशिएंसी हुई है। अब ये जो मेल न्यूट्रिशन है वो दो तरीके का होता है। एक तो ये है कि आप खाना खा ही नहीं पा रहे हैं, गुर्बत की वजह से, अफलास की वजह से खाना मिल ही नहीं रहा है कि आप खाना खा सकें और खाना खा के जो है वो प्रोटीन्स बना सकें। दूसरा तरीका क्या है कि आपके इंटेस्टाइन में कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी हुई है जिसके नतीजे में आपको माल न्यूट्रिशन सिंड्रोम हुआ है। खाना आप पूरा खा रहे हैं लेकिन वो खाना जो है वो डाइजेस्ट होकर एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा। जब एब्जॉर्ब नहीं होगा, सर्कुलेशन में अमाइनो एसिड्स नहीं आएंगे, आपको डेफिशिएंसी होगी एंड दैट विल अल्टीमेटली लीड टू इनएडिक्वेट सिंथेसिस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ऑब्वियसली ये सेकेंडरी हो गया किसी डिजीज के सेकेंडरी, तो अक्वायर्ड अक्वायर्ड कंडीशन है। लॉस ऑफ लिम्फोसाइट्स ड्रग्स की वजह से, सिस्टमिक इन्फेक्शंस की वजह से, कीमोथेरेपी की वजह से या रेडिएशन थेरेपी की वजह से अगर टी लिम्फोसाइट्स की डैमेज हो गई बहुत ज्यादा, तो ऑब्वियसली वो एक टाइम पीरियड के बाद बनते हैं, तो वो भी एक डेफिशिएंसी हो जाएगी। इसमें जो मोस्ट कॉमन जो कंडीशन है जो इम्यूनोडेफिशिएंसी की, जो आजकल सबसे ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग और बहुत सबसे बड़ा थ्रेट बना हुआ है लोगों के लिए, दैट इज योर अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम व्हिच इज आल्सो नोन एज एड्स, जो कि एचआईवी वायरस के नतीजे में हमारी बॉडी में होता है। और ये एचआईवी वायरस जो है इसका टारगेट टी लिम्फोसाइट्स हैं, जो कि टी लिम्फोसाइट्स को डैमेज करता है, किल कर देता है। नेट रिजल्ट ये निकलता है कि थ्रू आउट द बॉडी आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो डेफिशिएंट होना शुरू हो जाता है। नेट रिजल्ट इसकी वजह से बहुत सारी जो है मल्टीपल, अगेन एक सिंड्रोम है, मल्टीपल सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होती है जिसके नतीजे में आपकी डिजीज कॉज होती है। होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। लेट्स एंड द लेक्चर ओवर हियर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।